द्विवेदी जी ने लिखा है, कविता सादी हो, जोश से भरी हुई हो और असलियत से गिरी हुई ना हो। 3 बिंदु उन्होंने रखे कविता के लिए। अच्छी कविता की पहचान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में। पहली बात, कविता सादी हो, सादी मतलब सादगीपूर्ण हो, बाह्य आडंबर अनावश्यक ना हो। आगे उन्होंने कुछ बताया इसको, और आगे कहते हैं कि जोश से भरी हो। कविता ऐसी हो जो कि पाठक के मन में भी भाव उत्तेजित करे, उसके मन में भी जोश के भाव जगाए। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, असलियत से गिरी हुई ना हो, यानी उसमें जीवन का यथार्थ हो, जीवन का सत्य हो, हमारे आसपास का समाज हो, परिस्थितियां हो, स्थितियां हो, और वे जीवन की विभिन्न घटनाएं, दृश्य हो। अब उन्होंने इसको बात को समझाया, सादगी केवल शब्द समूह की नहीं, केवल शब्द सादगी हो इतना ही नहीं, विचार, परंपरा एवं भाव की भी सादगी आवश्यक है। भाव ऐसे शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए जिनसे सब लोग परिचित हों। यानी कि शब्द चयन बड़ा महत्वपूर्ण होता है कविता के लिए। यदि कविता पढ़ते पढ़ते ऐसे शब्द आ रहे हैं जिनसे परिचित नहीं है, उनके लिए शब्दकोश देखना पड़ रहा है, तो कविता बाधित होती है, उसकी अनुभूति तक हम पहुंच नहीं पाते और हम रचना काल से जुड़ नहीं पाते, और जो हृदय से हृदय की जो यात्रा है वह बीच में बाधित होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का चयन हो जो सब लोगों को आते हो, परिचित हो, भाषा बोलचाल की हो। असलियत का क्या कहना, असलियत से क्या तात्पर्य है? असलियत से सिर्फ इतना ही मतलब है कि कविता बेबुनियाद ना हो, उसमें जो उक्ति हो वह मानवीय मनोविकारों और प्राकृतिक नियमों के आधार पर कही गई हो, स्वाभाविकता से उसका लगाव ना छूटा। अर्थात कविता के लिए आवश्यक है कि वह जीवन से जुड़ी हो, स्वाभाविक हो। ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। केवल कल्पना लोक में रची रचनाएं प्रायः हमें कुछ क्षण के लिए भले ही चमत्कृत कर दें, पर उनका ज्यादा देर तक प्रभाव नहीं रहता, मन में गूंजती नहीं है वे कविताएं ज्यादा देर तक। एक बार चमत्कृत कर देते हैं, जैसे हम अद्भुत कल्पना कर रहे हैं, उनकी कल्पना कर रहे हैं, लेकिन जो कविता हमारे जीवन से जुड़ी होती है वो सीधे हमें प्रभावित करते हैं, बाद तक मन में गूंजती रहती है। यही किसी भी कविता की मैं सार्थकता मानता हूँ, यही उसका मैं महत्व मानता हूँ। तीसरी बात के बारे में बता रहे हैं, जोश का क्या अर्थ है? जोश से यह मतलब है कि कवि जो कुछ कहे इस तरह कहे मानो उसके प्रयुक्त शब्द आप ही आप उसके मुंह से निकल रहे हैं, उनसे बनावट न जाएगी, यानी सहज स्वाभाविक अभिनय। और जो आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध परिभाषा विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो दी है, पोएट्री द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो सहज रूप से कविता आ रही है। कुछ लोग कविता सायास लिखते हैं कि आज मुझे कविता लिखनी है, मुझे इस विषय पर लिखनी है, मुझे विषय दिया गया, मुझे इस विषय पर लिखनी है। उनका भी महत्व है, मैं ये नहीं कहता कि कविताएं महत्वपूर्ण नहीं होंगी, लेकिन कविता जो अनायास मन के भीतर से टूटती है वही कविता वास्तविक कविता होती है। तो ये 3 बातें जो द्विवेदी जी ने कही थी कविता की कसौटी के रूप में मैं इनको मान के चल रहा हूँ, ये तीनों बातें इस काव्य संग्रह में मुझे दिखाई दी हैं। इसलिए मैं इस काव्य संग्रह को विशेष रूप से उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि द्विवेदी जी ने जो 100 वर्ष पहले बात कही थी आज कविता के संदर्भ में, वह इस संग्रह में चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। इस संग्रह की सभी कविताओं में मैंने पाया कि कवि ने बिना दाग लपेट के, बिना किसी प्रकार के अलंकारिक प्रदर्शन के, किसी प्रकार का विद्वता प्रदर्शन का उनका कोई मोह नहीं है, और जिस प्रकार के भाव उनके मन में समय समय पर उमड़े उन्होंने उन्हें शब्दबद्ध किया। और एक कविता के तो लिखा कि मैं प्राय 6 बजे उठता हूँ और 7 बजे तक कई बार नहीं उठता, देर से उठता हूँ, लेकिन एक दिन मुझे सुबह 5:55 पर मेरी नींद खुल गई और 2 पंक्तियां मेरे मन में उमड़ी और मैंने तुरंत उनको लिख दी और शाम तक मैं कविता लिखी। ये होती है सच्ची कविता जो निकल कर आती है। तो वह समय नहीं देखती, स्थिति नहीं देखती,
ऐसी कविताएं ही महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसी कविताएं ही समाज में स्थान पाती हैं। इस संग्रह की कविताओं में विषयों की विविधता बहुत है। एक और जहां नारी मन से संबंधित कविताएं बहुत हैं, श्रृंगार के दोनों संयोग और वियोग दोनों पक्षों को कवि ने बहुत विविधतापूर्ण संदर्भों में लिया है। दूसरी ओर देश प्रेम से जुड़ी हुई कविताएं भी हैं। पर्यावरण पर जो चिंतन होना चाहिए वह भी दिखाई देता है। आत्मविश्लेषण पर कविताएं भी हैं। बहुत से उदाहरण हैं, मैंने रेखांकित किए हुए हैं। कुछ उदाहरण बीच में मैं आपको देना चाहूंगा। इस प्रकार से जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो हमारी धारणा रही है उसको कभी दो पंक्तियों में कितना सुंदर कहते हैं, ईश से है बस यही एक प्रार्थना, पूर्ण हो जाए सभी की कामना। हम केवल अपनी कामना के लिए प्राय प्रार्थना करते हैं, इतना कभी कितनी सबकी इच्छाएं सबकी कामनाएं पूरी हों। यही भावना हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से रही है। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी प्रसन्न हों, इस तरह के भाव हम हमेशा देखते हैं। और आदरणीय हम सत्ता जी बैठे हैं और वे लगातार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूप में बहुत से केसों को निपटाते रहे हैं। बहुत बढ़िया दो पंक्तियां भट्ट जी ने कही हैं। झूठ हरदम दलील देता है, झूठ हरदम दलील देता है, सच खुद अपना वकील होता है। कितनी बड़ी बात है। सच को हमें याद नहीं करना पड़ता, झूठ के लिए याद करना पड़ता है कि हमने क्या क्या बोलना है। जब दोबारा पूछते तो याद करना पड़ता है पिछली बार क्या बोलता था, और यही पे पकड़े जाते हैं, यही पे पकड़े जाते हैं। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, वही पकड़े गए कि वो तो कुछ कह रहा, आप कुछ कह रहे। तो सच है वो सच है, खुद अपना वकील है, खुद अपना पक्ष रखता है और अंततः जीत सच की होती है। ये हमारे यहाँ पे सत्यमेव जयते के अंतर्गत हमेशा से रखा गया है भाव। इसलिए बहुत बढ़िया पंक्ति कही है, झूठ हरदम दलील देता है, सच खुद अपना वकील होता है। सिर्फ तुम ये मानो या कि ना मानो, हर मरासम में शील होता है। रण में जो भी हराए अर्जुन को, हर जाति का वीर होता है। और लेकिन कुछ है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पंक्ति मैंने देखी वह मुझे बड़ी सीधे मन को छू गई। कई बार हम देखते हैं कि हमारे आसपास छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं और बाल श्रम हालांकि अपराध है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नियम बनाए गए कि उनसे कोई श्रम नहीं करवाएंगे। लेकिन हम पाते हैं कि हमारे आसपास चौराहों पर बहुत जगह छोटे छोटे बच्चे भी सामान बेच रहे होते हैं। फूल बेचते हैं, कविता का शीर्षक देखो कितना बढ़िया है। फूल बेचते हैं। यमक अलंकार का कितना सुंदर उदाहरण इसमें आया है। ये बच्चों में कैसी लगन देखते हैं, ये गम हो खुशी हो मन बेचते हैं। जले घर में चूल्हा दोनों वक्त बस, जले घर में चूल्हा दोनों वक्त बस, ये खाते इसी बचपन बेचते हैं। भले नींद से कितनी बोझिल हो आंखें, ये गलियों में अपना सपन बेचते हैं, ये गलियों में अपना सपन बेचते हैं। पढ़कर की आंखें भराई, कितनी करुणा कवि के संवेदनशील हृदय में है। और हमारा ध्यान, पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं ऐसे दृश्यों की ओर जो कि हम कई बार देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। यही एक सामान्य व्यक्ति और कवि में अंतर होता है। कवि वही सब देखते हैं जो हम सब देखते हैं, लेकिन उसके भीतर घुस करके वहां से क्या चीज निकाल कर ले आता है, कैसे उसको पेश कर देता है। हाँ देखा तो मैंने भी था, मैं नहीं लिख पाया इस तरह से बात। इसीलिए कवि को हमारे यहाँ पर ब्रह्म के समान शब्द को ब्रह्म कहा गया और कवि को उस ब्रह्म का सर्जक के रूप में माना गया। एक बच्चे सा कब कपाता हूं, एक और कविता का शीर्षक है।
गम छुपाने को गुनगुनाता हूँ, मैं अकेला ही मुस्कुराता गाता हूँ। जब भी तन्हाइयों में होता हूँ, खुद को खुद के करीब पाता हूँ। हर तरफ मुश्किलों की बारिश है, एक बच्चे सा कब कबाता हूँ, एक बच्चे सा कब। मुश्किलें बहुत है, मुश्किलों की बारिश हो रही है। हम सबके जीवन में बहुत सी समस्याएं, परेशानियां हैं। किस तरह से एक बच्चा उन परेशानियों में महसूस करता होगा, कब कपाता होगा, उसको कभी आत्मविश्लेषण के रूप में ले रहे हैं। सूरज, कई कविताओं में सूरज आया है और कामदेव का प्रदीप है। प्रदीप, दीप से भी एक आगे की श्रेणी है, प्रकाश का एक पुंज। और प्रकाश का आदि स्रोत सूर्य है, लेकिन जब सूर्य नहीं होता तब दीप ही सब कुछ संभालता है। क्योंकि कविताओं में, कई कविताओं में सूरज दिखाई पड़ा, लिखा मैं सूरज, कविता का शीर्षक है। किसने इतना साहस जो प्रतिबंध लगाए सूरज पर, उसको लिखना होता है कौन क्षितिज के पूरब। सूर्य को कोई रोक नहीं सकता, सदियों से ये कार्य सूर्य करता आ रहा है। पूर्व दिशा में वह हर दिन एक नई सुबह लेकर आता है, नई उम्मीदें, नई आशाएं, नए संकल्प, नई भाव, नए विचार लेकर के प्रतिदिन सूर्य उगता है और सबको जीवन देता है। पूरी रात भर लोग इसी आशा में बिता देते हैं कि कल सूरज उगेगा। कितने भी प्रतिबंध उस पर लगा दें, सूरज अवश्य ही उगता है। बहुत विविधता है कविताओं में। मुस्कुराकर देखिए, ये कविता का शीर्षक है। बस जरा सा मुस्कुराकर देखिए, गम हवा में यूं उड़ाकर देखिए। शौक है सजने संवरने का अगर आईना घर में लगा कर। क्या बढ़िया बात कही है। शौक है सजने संवरने का अगर आईना घर में लगा कर देखिए, बस जरा सा मुस्कुराकर देखिए। ऐसी एक से बढ़कर एक कविताएं हैं। वृक्ष की पीड़ा कविता में एक नया ही आयाम आपने जोड़ दिया है, जो प्राय मैंने कभी किसी कविता में देखा नहीं। वृक्ष की पीड़ा को उन्होंने सेक्युलर के साथ किस तरह से जोड़ा है, बड़ा नया प्रयोग मुझे लगा। मैं केवल संबंधित पंक्तियां ही उद्धृत कर रहा हूं, समय नहीं है। किंतु तुम मनुष्य होकर भी नहीं समझते पीड़ा, तुमने शायद निगल लिया है सेक्युलर का कीड़ा। तुम देश में सेक्युलर सेक्युलर चिल्लाते हो और अपनों का ही गला काटकर बहुत बनाते हो। सुनो, तुम्हें वृक्ष ही रहने दो, सेक्युलरिज्म मत करो, सेक्युलरिज्म मत ला दो। हम जैसे तैसे जी लेंगे, चाहे सावन हो या फिर भाग। तो बड़ा नया प्रयोग मुझे लगा कि वृक्ष के संदर्भ में वृक्ष की पीड़ा को इस तरह से बताया कि आप ये सारी बातें पर बता दिए जो आप मनुष्य लोग करते हैं, हमें तो वृक्ष ही बना रहने दीजिए। प्रेम कविताएं बहुत है इसमें, लेकिन कर्तव्य पथ पर चलने वाला व्यक्ति इस तरह से दोनों में विचार करता है। तुझसे प्रेम बहुत है, लेकिन कर्तव्य भी पूरा करना है, देश की खातिर जीना है और देश की खातिर। किस तरह से हमारे साहसी जवान फौज में या पुलिस में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और वे अपने उस प्रेम भाव को किस तरह से त्यागते हैं उस समय के। मेरा ऐसा नहीं कि उनसे प्रेम नहीं है, लेकिन मेरे कर्तव्य मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं इस समय अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ूं। तो इस तरह के भाव की कविताएं, देश प्रेम के भाव की कविताएं भी इसमें हैं, पर्यावरण संरक्षण की कविताएं इसमें हैं, नारी मन की व्यथा इसमें बहुत कविताओं में दिखाई दी है मुझे। चाय पर भी बड़ी अच्छी कविताएं लिखी है अभी भी। तो चाय आप देखते हैं कि हम सबके जीवन से कितनी जुड़ी हुई है, और कॉफी हाउस या चाय की जगहों पर घर में भी चाय इस तरह से माध्यम बनती है। उन सबको भी लिखकर पूरा चाय कैसे बनती है कविता में सीधे वर्णन बहुत सुंदर। एक नाम पर काम चार है, मेहमान जितने चाहे बुला लो,
स्वाद निद्रा ने चाय के भैया, चाहे सोते को भी उठा। चाय की पूरी व्याख्या की है इन्होंने। ऐसी बहादुर लड़की जैसी कविताएं भी हैं। नारी किस तरह से अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए तत्पर हो रही है, किस तरह आगे बढ़ रही है, उस तरह की कविताएं भी हैं। और सच कहना कितना कठिन है, इसकी ओर भी संकेत किया है। दुख ज्यादा होता है तब खुशियां आती हैं, मेरी माँ निश्चित मुझको समझाती है। ऋतु का क्या है, वह तो आती जाती है, पाठ नया लेकिन हर दिन सिखलाती है। इतना भी आसान नहीं है सच कहना, बातें मजबूरी में लब तक आती हैं, बातें मजबूरी में लब तक आती हैं। बहुत सी बातें कहने के लिए, और हम लोगों की आदत है जब शुरू होते हैं तो एक घंटा बोलते हैं कम से कम, और कभी कभी 2-3 कक्षाएं एक साथ ले लिया करते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहे हैं परीक्षा नहीं लूँगा, और इस काव्य संग्रह के बारे में अभी मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। फिर कभी मिलेंगे, क्योंकि आज का जो अवसर है ये बधाई देने का है, शुभकामनाएं देने का है। और आज हम बहुत शुभकामनाएं देने के लिए एकत्रित हुए आदरणीय भट्ट जी को, और हम चाहते हैं क्योंकि आगामी संग्रह भी त्वरित गति से आते रहे। तो अभी तक 3 संग्रह आए हैं, हम चाहते हैं कि और भी आए, लेकिन मशीन बनने की आवश्यकता नहीं है। कविताएं सहज रूप से आती हैं, अच्छी लगती हैं। बहुत